अपने पिछले वीडियो में हमने पुष्प के नर जनन अंग के बारे में चर्चा की थी, जो कि यह वाला भाग है जिसमें लंबे तंतुमय पुंकेसर के ऊपर एंथर लोब यानी परागकोश होता है। और हमने यह भी चर्चा की थी कि नर युग्मक यानी परागकण इसी परागकोश के अंदर बनते हैं। और हमने यह भी देखा था कि ये परागकण बाहर पर्यावरण में कैसे निकलते हैं। लेकिन इनके बाहर निकलने के बाद क्या होता है? इसके बाद ये परागकण अलग अलग माध्यमों से पुष्प के मादा जनन अंग पर गिरते हैं, जो कि ये वाला भाग है। और एक बार जब ये मादा जनन अंग तक पहुंच जाते हैं तो इसके बाद निषेचन होता है। अब इससे पहले कि हम निषेचन के बारे में विस्तार से चर्चा करें, हमें पहले पुष्प के मादा जनन अंग के बारे में समझना होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम पुष्प के मादा जनन अंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम इस भाग को पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहते हैं। जब मैं 5वीं या 6वीं कक्षा में था और मैंने अपनी किताब में पहली बार पुष्प के नर और मादा जनन अंगों के चित्र देखे थे, तब मुझे पुष्प का यह मादा जनन अंग पानी के जग के जैसा लगा था। आपको क्या लगता है? चलिए, आपको समझने में मदद करने के लिए मैं स्त्री केसर में थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ। तो अब आपको क्या लगता है? वैसे इस जार और स्त्री केसर में समान दिखाई देने के अलावा कुछ अन्य समानताएं भी हैं। ये समानताएं क्या हैं? चलिए देखते हैं। अब यदि आप इस जग में पानी भरना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर से भरेंगे, यानी जार के मुख से, है ना? ठीक इसी तरह पराग कण से निकलने वाली पराग नली इस स्त्री केसर में इसके ऊपरी हिस्से से प्रवेश करती है, यानी इस उभरे हुए भाग से, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद पराग कण इस शीर्ष भाग से अपनी पराग नली में प्रवेश करता है। अब जग में पानी इसकी इस लंबी स्टाइलिश गर्दन के माध्यम से नीचे जाएगा और ठीक इसी तरह यहाँ पराग कण भी इस लंबी स्टाइलिश गर्दन के माध्यम से नीचे की ओर जाएगा। इसके बाद जग में पानी यहाँ इकट्ठा होगा और पराग कण के मामले में यह यहाँ इस फूले हुए क्षेत्र में कहीं निषेचन करेगा। यहाँ आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यह परागनली कहाँ से आई, यह परागकण से कैसे विकसित हुई, क्योंकि इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बस इतना याद रखिए कि परागकण ऊपर अपनी परागनली से होकर प्रवेश करता है और नीचे इस उभरे हुए भाग में जाता है, ठीक है? अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि मैं इस लंबे पतले भाग को स्टाइलिश क्यों कह रहा हूँ, तो इसका कारण यह है कि इस भाग का एक विशेष नाम है, यानी अंग्रेजी में इसे स्टाइल कहा जाता है और इसका हिंदी अनुवाद वर्तिका होता है। यही कारण है कि मैं इसे स्टाइलिश कह रहा था, ठीक है? अब स्त्री केसर के अन्य भागों के भी कुछ विशिष्ट नाम हैं, जैसे इस ऊपरी भाग को स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहा जाता है और यह स्टिग्मा एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है जिससे परागकण चिपक जाता है। अब यदि आपको इस स्टिकीनेस या चिपचिपाहट के बारे में याद रहता है तो आप आसानी से स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र नाम को याद रख सकते हैं। इसी तरह स्त्री केसर के निचले हिस्से में यह जो चौड़ा और उभरा हुआ भाग है, इसे स्त्री केसर की ओवरी यानी अंडाशय कहा जाता है और इसमें मादा युग्मक होते हैं जिन्हें बीजांड कहा जाता है। अब अभी तक हमने जो समझा वह इस बारे में था कि स्त्री केसर या पुष्प का मादा जनन अंग बाहर से कैसा दिखता है, लेकिन हमारे लिए यह समझना भी आवश्यक है कि स्त्री केसर के अंदर क्या होता है। इसलिए चलिए स्त्री केसर के भीतरी भाग की संरचना को समझते हैं। तो स्त्री केसर के अंडाशय के भीतर देखने पर हमें कुछ पालियां दिखाई देती हैं जो एक डंठल के समान संरचना से जुड़ी होती हैं और इन्हीं छोटी छोटी पालियों में पुष्प के मादा युग्मक विकसित होते हैं। इसलिए इन पालियों को ओव्यूल यानी बीजांड कहा जाता है। हालांकि तकनीकी रूप से इन्हें मेगा स्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है और यहाँ स्पोरेंजियम का मतलब है वह भाग जो स्पोर या बीजाणु के रूप में विकसित होता है, जो कि इस मामले में एक मादा बीजाणु होगा। और इसे मेगा यानी बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकार में नर बीजाणुओं से बड़ा होता है, जिन्हें माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु कहा जाता है। और ये नर बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी में विकसित होते हैं। हम इनके बारे में अपने पिछले वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं।
अब चूंकि बीजांड वह भाग है जहां मादा युग्मक विकसित होता है, इसलिए पराग कण से निकलने वाली पराग नली को बीजांड तक पहुंचना पड़ता है ताकि निषेचन हो सके। निषेचन को बेहतर ढंग से समझने के लिए और यह समझने के लिए कि पराग नली और बीजांड के बीच वास्तव में संलयन कहाँ होता है, हमें बीजांड की संरचना को विस्तार से समझना होगा। ठीक है, इसलिए चलिए अब अंडाशय के भीतर थोड़ा और गहराई से देखते हैं और एक बीजांड की संरचना को समझते हैं। तो एक बीजांड कोशिकाओं के एक समूह से मिलकर बना होता है जिसे न्यूसेलस यानी बीजांड काय कहते हैं। यह बीजांड का अत्यधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग होता है क्योंकि यह जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हीं कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका विकसित होकर मादा युग्मक या मादा बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है। अब चूंकि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, इसलिए प्रकृति ने इन्हें एक विशेष सुरक्षा आवरण दिया है जिसे इंटेग्यूमेंट्स यानी अध्यावरण कहा जाता है। यहाँ मैंने इस सुरक्षा आवरण या अध्यावरण की दो परतें दिखाई हैं, लेकिन कुछ बीजांडों में इसकी केवल एक ही परत होती है। इस प्रकार अध्यावरण बीजांडकाय कोशिकाओं की सुरक्षा करने वाले आवरण की परतें होती हैं। लेकिन यदि आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीजांडकाय की कोशिकाओं का एक छोटा सा हिस्सा अध्यावरण सुरक्षा आवरण से ढका हुआ नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यह हिस्सा अध्यावरण सुरक्षा आवरण से इसलिए ढका नहीं होता है ताकि पराग कण से निकलने वाली पराग नली आसानी से मादा युग्मक तक पहुंच सके। हम जानते हैं कि बीजांडकाय की कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका विकसित होकर मादा युग्मक या मादा बीजाणु में परिवर्तित होती है ना? इसलिए यह हिस्सा खुला रहता है ताकि पराग नली आसानी से मादा युग्मक तक पहुंच सके, और इसलिए इस खुले हुए भाग को माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार कहा जाता है। यहाँ माइक्रो का मतलब है छोटा और पाइल एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब है द्वार। इस प्रकार यह एक छोटे से द्वार की तरह है जो पराग नली को मादा युग्मक तक पहुँचने की अनुमति देता है। इसी प्रकार बीजांड काय में बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत छोर पर स्थित भाग को कैलाजा यानी निभाग कहते हैं, यानी यह बीजांड का आधार भाग होता है। अब अपने सुरक्षा आवरण के साथ यह बीजांडकाय अंडाशय के अंदर बिना किसी सहारे के नहीं होता है, बल्कि अंडाशय की दीवार से डंठल के समान एक संरचना के माध्यम से जुड़ा होता है जिसे फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत कहा जाता है। और यह बीजांड वृंत और अंडाशय जिस स्थान पर मिलते हैं उसे प्लेजेंटा यानी अपरा कहा जाता है। इसी तरह जिस स्थान पर बीजांड वृंत अध्यावरण से मिलता है उसे हीलम यानी नाभिका कहा जाता है। ठीक है, तो यह थी बीजांड की संरचना के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि यह तो बहुत सरल आरेख है, लेकिन ध्यान रखें कि यह आरेख उस आरेख से भिन्न है जो हमें अपनी किताबों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो आरेख हम अपनी किताबों में देखते हैं वह कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन यह बीजांड इस बीजांड के बिल्कुल समान है, बस यह उल्टा है और इसलिए इसे एनाट्रोपस ओव्यूल यानी उल्टा बीजांड कहा जाता है। और यह सर्वाधिक सामान्य प्रकार का बीजांड है, इसलिए अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में हमें बीजांड का यही आरेख देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए बेहतर समझ बनाने के लिए इन दोनों बीजांडों की तुलना करते हैं। तो यह आंतरिक भाग जो आप यहाँ देख रहे हैं यह मादा युग्मक है, और यहाँ हमने मादा युग्मक को अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन यह बीजांडकाय की इन कोशिकाओं में से किसी एक से विकसित होगा। इसलिए यदि हम यहाँ इस मादा युग्मक को अनदेखा कर दें तो यह पूरा भाग बीजांडकाय होगा। ठीक है, इसलिए चलिए इसे भी हम समान रंग से दर्शा देते हैं। तो यह है बीजांडकाय, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बीजांडकाय में दो आवरण हैं, इसलिए यहाँ भी दो आवरण होंगे, यानी ये दो आवरण जो आप यहाँ देख रहे हैं ये अध्यावरण है। इसी तरह यहाँ जो भाग अध्यावरण द्वारा खुला हुआ है उसे बीजांड द्वार कहते हैं, यानी यहाँ यह बीजांड द्वार है, और जो भाग बीजांड द्वार के ठीक विपरीत छोर पर है वह कैलाजा या निभाग होता है, यानी यहाँ यह निभाग है। और अब चूंकि यह बीजांड उल्टा है इसलिए यह फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत और प्लेजेंटा यानी अपरा यहाँ कहीं ऊपर होंगे, है ना? इसलिए यदि हम इसे अपरा माने
तो इस अपरा को इंटेग्यूमेंट्स यानी अध्यावरण से जोड़ने वाला यह हिस्सा बीजांड वृंत कहलाएगा। ठीक है। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हीलम या नाभिका कहाँ होगा? हीलम वह भाग होता है जो बीजांड वृंत और अध्यावरण को जोड़ता है, इसलिए यह यहाँ कहीं होगा। तो ये थे एक विशिष्ट बीजांड के विभिन्न भाग जिनके बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि बीजांड काय की कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं जिससे मादा युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बीजांड का एक लेबल रहित चित्र दिखाना चाहता हूँ, और क्यों ना वीडियो को रोककर आप इसके विभिन्न भागों के नाम बताने का प्रयास करें।